उपस्थित महानुभाव, क्या आप वक्ताओं को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या मैं वक्ताओं को बुलाने का क्रम शुरू करूं? सामने बैठे लोग जोरदार ताली बजाकर इसकी गवाही देंगे। यदि आर्य समाज के सबसे गंभीर और ओजस्वी वक्ता को सुनना हो तो कैसा वातावरण होना चाहिए? तो थोड़ी गांधीगिरी कर लीजिए। जो लोग आपके दाएं बाएं खड़े हैं, बोल रहे हैं, उनको हाथ पकड़ करके हाथ जोड़कर बिठा लीजिए और शांत करा लीजिए। भाई विनय जी की इच्छा है कि बाद में समय खिंचता चला जाता है और जो एक समग्र विषय पर एक व्यापक दृष्टि हमारे सामने आनी चाहिए, वो कई बार नहीं आ पाती। बहुत ही गंभीर विद्वान वक्ता हमारे समक्ष मौजूद हैं और यदि बहुत ही तार्किक, बहुत ही दिशाबोधक वक्तव्य से भविष्य की राहों को आसान बनाने वाले वक्तव्य से, उद्बोधन से किसी सम्मेलन का प्रारंभ हो तो वह सम्मेलन ऐतिहासिक हो जाता है। और मैं नहीं देखता कि आर्य जगत में आचार्य डॉक्टर वागीश जी की व्यक्तित्व सरीखा ऐसे सम्मेलन, ऐसे विषय से कोई दूसरा व्यक्ति न्याय कर पाए। आज हम सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना सम्मेलन के लिए बैठे हैं और श्रद्धेय आचार्य वागीश जी हमारे समक्ष विराजमान हैं। विनय जी का आग्रह है कि इस सम्मेलन का प्रारंभ आचार्य वागीश जी के वक्तव्य से किया जाए। मैं आप सब लोगों से चाहूंगा जोरदार तालियों से, पीछे तक से तालियां सुनाई पड़ें तब जब हम आचार्य डॉक्टर वागीश जी का अभिनंदन कर रहे हैं, और बहुत ही शांत भाव से, जैसे आप प्रार्थना और उपासना की मुद्रा में बैठते हैं, उस मुद्रा में बैठ करके मैं बहुत ही सम्मान के साथ आग्रह कर रहा हूं श्रद्धेय डॉक्टर वागीश आचार्य से कि वह पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्रद्धेय डॉक्टर वागीश आचार्य। ओम इमां महेन्द्र सुस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धया मतिम् उत प्रवर्धया मतिम्। श्रद्धेय सन्यासी वृंद, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा और देश और विदेश की विभिन्न आर्य प्रतिनिधि सभाओं के सभी पदाधिकारी महानुभाव, इस अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन को सफल, सुफल और सार्थक बनाने की कोशिश में कई महीनों से लगातार दिन रात परिश्रम में लगे हुए श्री विनय जी आर्य, श्री धर्मपाल जी आर्य, दूसरे सभी दिल्ली के और देश भर के आर्य नेतृत्व को संभाले हुए सभी महानुभाव और उनकी टीम के सभी कर्मठ कार्यकर्ता वृंद, मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट महानुभाव जिनके अलग अलग नाम लेना संभव नहीं है, और कठिन यात्रा करके घर का आराम छोड़कर यहाँ कठिनाई और असुविधाएं सहते हुए भी, चूँकि वो इतने बड़े सम्मेलन का एक अनिवार्य पक्ष है, हम सब उसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होकर यहाँ आए हैं। ऐसे आप सभी ऋषि दयानंद, वेद, ऋषियों की पूरी परंपरा और आर्य समाज के साथ अपने अंतःकरण को जोड़े हुए सभी विचारशील, श्रद्धाशील आर्य महानुभावों, भीड़ में और समाज में कुछ मौलिक अंतर होते हैं। भीड़ की एक पहचान ये है कि उसके सिर हजारों होते हैं, दिमाग एक भी नहीं होता।
उस भीड़ के दो हिस्से हो जाते हैं। एक भीड़ वो होती है जो अनियंत्रित होती है, कहीं कुछ गिर जाए, कहीं कुछ बात हो जाए तो सब लोग अनुशासन तोड़ करके, मर्यादा तोड़ करके जहां मन आए उधर भागने लगते हैं, जैसा कुछ सामने दिखे वैसा करने लगते हैं। वो अनियंत्रित भीड़ होती है, उसे हम समाज नहीं कहते। एक वो भीड़ होती है जिसको एक आदमी, कोई एक धर्मगुरु, कोई एक चतुर व्यक्ति भेड़ के सब सदस्यों को भेड़ों की तरह किसी भी दिशा में जिधर चाहे उधर हाँक कर ले जा सकता है। आज अगर हम इस धरती के अलग अलग मानव समुदायों को देखें तो आप पाएंगे कि धार्मिक विचारधाराओं के आधार पर और राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर मनुष्य के अलग अलग हिस्सों को एक दुर्दांत भीड़ में बदल दिया गया है। और वो भीड़ अपने नेताओं के कहने पर कुछ भी करने के लिए, मरने के लिए और मारने के लिए आमादा है। और उसका परिणाम है धरती पर युद्ध, अशांति, आतंकवाद। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना के जो उद्देश्य घोषित किए हैं उन पर ध्यान दीजिए। आप सब उनसे परिचित हैं। क्या जरूरत थी आर्य समाज की स्थापना करने की? समाज अगर पहले से है तो उसको कुछ और अच्छा बना दीजिए, नहीं भी बना तो काम चलता रहेगा। लेकिन अगर खुली आंखों से, खुले दिमाग से, गहराई से, सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ स्वार्थी लोगों ने धर्म के नाम पर और राजनीति के नाम पर अपनी दुकानें चलाई हुई हैं और मनुष्य समाज को समाज के स्तर से बहुत नीचे गिराकर एक भीड़ में बदल दिया है। और जो सबसे बड़ी धार्मिक विचारधाराओं को मानने वाला जो बड़ा बड़ा समुदाय है, उन समुदायों को और ज्यादा संगठित कर दिया गया है। वो ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं। और जो समुदाय वेद की, ऋषियों की परंपरा को अपनी विरासत मानता है, वो समुदाय सबसे ज्यादा असंगठित और बिखरा हुआ हो गया है। उसको बिखेरने में जो समाज का एक कोढ़ या जिसको घुन कह सकते हैं वो जातिवाद है। और इस भारतीय समाज को विभिन्न जातियों में बंट जाने के कारण लंबे समय तक गुलामी के कुचक्र में घेरे रखा गया। और इसके जिम्मेदार वो लोग थे जो एक संगठित भीड़ का रूप ले चुके हैं। उसने असंगठित भीड़ को हरा दिया। जिस दिन से आप वेद से और ऋषियों की परंपरा से अलग हुए हैं, उस दिन से आप शक्तिहीन हुए और आपकी पराधीनता की कहानी शुरू हुई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जब आर्य समाज की स्थापना का संकल्प करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ भवन बना दिए गए, उन भवनों का नाम आर्य समाज रख दिया जाए। ध्यान दीजिए, सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, आर्य समाज का निर्माण नहीं हुआ था। 144 वर्ष, लगभग 144 वर्ष बीतते हुए हमने देश विदेश में आर्य समाज की विचारधारा को फैलाया है। उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, उसको हम 0.0001% कह सकते हैं, वो हिस्सा इस अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में उपस्थित है। मैं आशा करता हूं कि यहां पर आए हुए आप सब लोग जो चुने हुए लोग हैं, जो आर्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों से यहां आए हैं, वो भीड़ नहीं है। आप एक मर्यादित, एक नियमों का पालन करने वाली समाज व्यवस्था का हिस्सा हैं। सम्मान श्री राजेंद्र विद्यालंकार जी के मंच संयोजन की कुशलता मैंने आज देखी है। वो एक कुशल वक्ता हैं, लेकिन भीड़ को किस तरह से शांत किया जाए और उसको उन्मुख किया जाए मंच की ओर, इसका कौशल आज राजेंद्र जी विद्यालंकार ने दिखाया। आर्य समाज के पास विचारकों की, विद्वानों की, तपोनिष्ठ सन्यासियों की और कार्यकर्ताओं की, वक्ताओं की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आज के इस समय में जिसकी तुलना हम पंडित लेखराम और स्वामी श्रद्धानंद जी के समय से नहीं कर सकते, तब से आज के समय में मैं मानता हूं और हम में से हर एक व्यक्ति स्वीकार करेगा कि ह्रास आया है।
लेकिन इस ह्रास के समय में भी मैं दावे के साथ कहता हूं, आर्य समाज का एक एक वक्ता, एक एक विचारक, एक एक लेखक, एक एक विद्वान और सन्यासी के सामने दुनिया के किसी भी धर्मगुरु को और किसी भी धार्मिक विचारधारा के विचारक को सामने ला दीजिए, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेंगे, एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। आपके पास वो वैचारिक शक्ति है, आपके पास ज्ञान की वो अग्नि है। कैसे हो सकता है कि अंधेरा आपके सामने जीतता जाए? केवल जरूरत इस बात की है कि दीपक को अंधेरे में रखो। जहां पर अंधेरा है वहां दीपक जलाइए, और दीपों की माला जब इकट्ठी होती है, एक एक दीपक जब पंक्ति का, मर्यादा का, एक व्यवस्था का हिस्सा हो जाता है, तब वो दीपक मिलकर सूर्य के अभाव को पूरा कर देते हैं। माना कि महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं है, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि महर्षियों की परंपरा की उस श्रृंखला की आखिरी कड़ी इस युग में महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। कोई भी ऋषि हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन हम लोग ऋषि नहीं हो सकते, आर्ष हो सकते हैं। ऋषियों की परंपरा को मानने वाले और उसके अनुयायी हो सकते हैं, और उस ओर जनता को, पूरे मानव समुदाय को खींचकर लाने की कोशिश के साथ जुड़ सकते हैं। उस कोशिश का प्रारंभ करने के लिए, उस कोशिश को और शक्तिशाली बनाने के लिए समय समय पर ये अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन होते हैं और देश विदेश में प्रतिवर्ष होते रहते हैं। पिछले कई वर्षों से आर्य महासम्मेलनों की एक श्रृंखला चल रही है, हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं और इसके निश्चित परिणाम निकलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मनुष्यों की भीड़ समाज नहीं होती, आर्य समाज उससे भी ऊंची चीज है। समाज में सभ्यता और संस्कृति काम कर रहे होते हैं, जब उसको विकृत कर दिया जाता है, अपसंस्कृति होने लगती है और उसको बढ़ावा दिया जाने लगता है, तब समाज भीड़ में बदलता है, और वो अनियंत्रित भीड़ अंततः विनाश का कारण होती है। मनुष्यता के सामने आज एक बड़ा विनाश खड़ा हुआ है। इस समय धरती पर आप आश्चर्य करेंगे, सबसे ज्यादा समृद्ध देश जहां पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है वो स्विट्जरलैंड है। क्या नाम है? स्विट्जरलैंड। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय, आमदनी जहां जिस देश में है वो देश स्विट्जरलैंड है। और आप हैरान होंगे कि सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले लोगों का रेशियो, अनुपात भी सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में है। जगह जगह केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक की तरह जगह जगह क्लिनिक खुले हुए हैं। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि आसानी से किस तरह आत्महत्या की जाए, ये तरीका बताने के लिए। हद हो गई, किधर जा रही है मनुष्यता? सबसे समृद्ध देश सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले देश में बदल गया। क्यों? इस समय बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने, जो निष्पक्ष भाव से विचार करते हैं, चाहे अमेरिका के हों, यूरोप के हों, भारत के हों, सर्वसम्मत तरीके से उन्होंने मनुष्य समाज के सामने जो कुछ खतरे चिन्हित किए हैं, वो खतरे 7 हैं। 7 बड़े बड़े खतरे हैं। उनमें से एक परमाणु युद्ध का खतरा है। परमाणु युद्ध हो गया तो धरती पर कोई नहीं बचेगा। उससे भी बड़ा खतरा पर्यावरण के प्रदूषण का है। परमाणु युद्ध हो जाए तो अच्छा है, सब एक साथ मर जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। पर्यावरण के प्रदूषण की वजह से, इस पॉल्यूशन की वजह से हम लोग तिल तिल करके मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। कल इस स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, 65 लाख लोग प्रतिवर्ष पर्यावरण की वजह से हुई बीमारियों से मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, मर रहे हैं। सोचिए, इससे भी बड़ा खतरा, इससे भी बड़े और खतरे, और उनमें से एक खतरा है मनुष्य का बढ़ता हुआ अकेलापन, क्योंकि परिवार बिखर रहे हैं। भीड़ में मनुष्य को अकेला कर दिया गया है। अमेरिका जाइए, कनाडा जाइए, यूरोप के किसी भी समृद्ध विकसित देश में जाइए, जो तथाकथित विकसित देश हैं, वहां सबसे बड़ा अपराध आज की सभ्यता ने यह किया है कि मनुष्य के आपस के रिश्ते खत्म कर दिए। रिश्ते खत्म कर दिए। माता पिता को, जैसे ही बच्चे 18 साल का होते हैं, पढ़ लिख कर काम करने लायक होते हैं, पहला काम माता पिता को तलाक देने का करते हैं। बूढ़ों के कूड़ेदान बनाए हैं, जिनको आप ओल्ड एज होम कहते हो, भारत में वृद्धाश्रम कहने लगे हो, जो कि एक ज्यादा सभ्य शब्द है। सच्ची बात यह है कि वो बूढ़े लोगों का कूड़ेदान है, वो डस्टबिन तैयार किए हैं आपने। व्यक्ति बूढ़ा हुआ, अनुपयोगी हुआ और उसको कूड़े में फेंक दिया। ये सभ्यता है?
इसको आप संस्कृति कहेंगे, इसे आप मनुष्य कहेंगे। अरे कबीलों का युग था, लोग छोटे छोटे कबीलों में डंडों से पत्थरों से लड़ा करते थे। जंगली कबीलों में अभी भी वही हालत है। मानसिकता तो वही रही ना। आज हाथ में गन है, बंदूक है, फाइटर प्लेन है, मिसाइल है, लेकिन कबीलों में बटा हुआ है मनुष्य समाज। अभी इसको समाज बनाना काफी बाकी है। आर्य समाज का निर्माण करने के लिए तो बहुत समय लगेगा। समाज वो होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए नहीं, दूसरों की उन्नति को ध्यान में रखता है, बाद में अपनी उन्नति रखता है। अगर मेरी उन्नति से सभा की कोई व्यवस्था टूटती है तो मैं अपनी उन्नति को पीछे कर लूं। मेरी गाड़ी कहीं पार्क करने से दूसरों को आने जाने में रुकावट पड़ेगी, इसलिए मैं यहां गाड़ी खड़ी ना करूं। जो ये पहले सोचता है इस छोटे से छोटे काम में भी, वो व्यक्ति आर्य है। और ऐसे आर्यों का समाज बनाना हमारा लक्ष्य है। हम किसी सेक्ट की, किसी पंथ की स्थापना नहीं करना चाहते हैं। हमारा कब से नारा रहा है वसुधैव कुटुंबकम। सारी धरती एक परिवार के रूप में बने। वो तब होगा जब एक सुंदर समाज व्यवस्था लागू होगी। और समाज व्यवस्था का एक सुंदर चार्टर आर्य समाज के 10 नियमों के रूप में महर्षि दयानंद ने हमारे हाथों में दिया है। उसका कुछ प्रतिशत भी अगर हम अपने जीवन में, परिवार में, राष्ट्र में और मानव समाज में स्थापित कर सकें, ध्यान दीजिएगा, तब आर्य समाज के निर्माण का प्रारंभ हुआ। इस समय हम जरा सा भी विचार करते हैं, इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि एक व्यवस्था वो है, एक परंपरा वो है, एक संस्कृति वो है जो सारी धरती को परिवार की दृष्टि से देखना चाहती है, जो सारी धरती को एक परिवार बनाना चाहती है। वो एक ग्लोबलाइजेशन है, वो एक वैश्वीकरण है जो सारी धरती को एक परिवार के रूप में देखना चाहते हैं। यत्र विश्वम भवत्येकनीडम वसुधैव कुटुंबकम। एक आज का ग्लोबलाइजेशन है, आज का वैश्वीकरण है जो सारी धरती को बाजार बनाने निकले हैं। बस बेचो, माल बनाओ और बेचो, और उसके लिए मनुष्य की कुत्सित भावनाओं को भड़काओ और उसका सहारा लेकर के मनुष्य को भी एक बिकाऊ चीज बना दो और विक्रेता बना दो, खरीदार बना दो। बस इसके अलावा उनका कोई ध्येय नहीं है। ये सभ्यता मनुष्य समाज को विनष्ट करके छोड़ेगी और इस सारी अपसंस्कृति को बढ़ाने में, समाज को विकृत करने में, मनुष्य के मन को और व्यवस्थाओं को दूषित करने में जिन 2 बड़े बड़े लोगों की भूमिका है, जानते हैं वो कौन है? वो 2 हैं, एक नेता, दूसरे अभिनेता। नेता और अभिनेता राजनीति दूषित करती हैं यदि वो संस्कृति पर, समाज को उन्नत बनाने की भावना को केंद्र में रखकर न हो। सिर्फ चुनाव जीतना ही अगर लक्ष्य रह जाएगा नेताओं का, धरती से, देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता, अव्यवस्थाएं, दुर्व्यवस्थाएं समाप्त नहीं हो सकती और मनुष्य इसी तरह से दुखी रहेगा और भीड़ में बनता रहेगा। जो जिसके हाथ लग जाए, जो जिस तरह दूसरों को कुचल कर आगे निकल जाए, बस उसको हम सम्मान देते रहेंगे और इस तरह से अपसंस्कृति को हम बढ़ावा देंगे। अभिनेता कौन से? माननीय श्री गंगा प्रसाद जी, जो कि सिक्किम के गवर्नर हैं, राज्यपाल, और माननीय आचार्य श्री देवव्रत जी, हिमाचल के राज्यपाल, हमारे बीच पधारे हैं। उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन। तालियां बजाकर आप उनको अभिनंदित करें। माननीय श्री गंगा प्रसाद जी, जो कि राज्यपाल हैं सिक्किम के, हमारे महर्षि दयानंद द्वारा सर्वप्रथम स्थापित आर्य समाज मुंबई में पधारे थे। तब उनके सम्मान में बोलते हुए मैंने कुछ वाक्य कहे थे। मैंने कहा था, जिस तरह मनुष्यता के पास ज्ञान की सबसे बड़ी धरोहर 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी तरह आज भारत की राजनीति में हमारे पास केवल 4 व्यक्ति हैं जो आर्य समाज की बात को देश की राजनीति में आगे तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। एक माननीय आचार्य देवव्रत जी, माननीय श्री गंगा प्रसाद जी, स्वामी श्री सुमेधानंद जी और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। बस ये 4 ध्वनि है देश की राजनीति में। हमें इन पर गौरव है, अभिमान है। मित्रों, मैं अपनी बात को समापन की ओर ले चलूं। अपसंस्कृति को बढ़ाने में राजनीति ने और संचार क्रांति ने जो भूमिका निभाई है उस पर गौर कीजिए। आइंस्टाइन ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि मैंने जो कुछ भी साइंस और तकनीक के क्षेत्र में प्रयोग किए, परमाणु के क्षेत्र में प्रयोग किए, और जो मैंने
साइंस और तकनीक को विकसित किया, दुर्भाग्य से वो ऐसे धूर्त लोगों के हाथ में पड़ गई है जो एक दिन धरती को नष्ट करके छोड़ेंगे। और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि हे प्रभु, अगर ईश्वर कहीं हो और पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती हो तो मुझे दूसरा जन्म कारपेंटर बना देना, प्लम्बर बना देना, एक साधारण मजदूर बना देना, सफाई कर्मचारी बना देना, साइंटिस्ट मत बनाना, क्योंकि मेरे द्वारा जो कुछ खोजा गया, हम वैज्ञानिकों के द्वारा जो कुछ खोजा गया, वो ऐसे राजनीतिज्ञों के हाथ में पड़ गया है जो धरती को नष्ट करके मानेंगे अपने स्वार्थों की वजह से। और मित्रों, जो संचार क्रांति है, वो संचार क्रांति ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गई है जो केवल मनुष्य की कुत्सित भावनाओं को भड़काकर अपना सामान बेचना चाहते हैं और सब तरफ अश्लीलता का एक गहरा सागर उमड़ा रहा है। सोशल मीडिया ने हमारे बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को इतना केंद्रित कर दिया है कि अब उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर 1 घंटे से ज़्यादा रोज बैठे बैठे किए जाने वाला मनोरंजन किया जाएगा, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, फिल्म, दोस्तों के साथ गपशप, ये सब मिलाकर कोई बच्चा अगर 1 घंटे से ज़्यादा रोज ऐसा मनोरंजन करेगा, फिर जब वो फिजिक्स पढ़ने बैठेगा, केमिस्ट्री पढ़ने बैठेगा, मैथ्स पढ़ने बैठेगा, उसका माइंड मना कर देगा, नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये मन को कमज़ोर करने की व्यवस्था हमने बच्चों के हाथ में थमा दी है। एक नौजवान अपने साथी से चैटिंग कर रहा था फेसबुक या किसी उस पर व्हाट्सएप पर, तो उसने टाइप किया कि यार कल शाम से रात तक मैं ऑनलाइन नहीं था, तो घर के लोगों के साथ बैठना पड़ा। यार अच्छे लोग हैं वो भी, अच्छे लोग हैं वो भी, घर के लोगों के पास बैठने का समय नहीं है, कहां से संस्कार आएंगे? इसलिए इस सारी व्यवस्था को संभालिए और इसका, क्योंकि सामने वाले के हाथ में जैसा हथियार हो, जैसे अस्त्र शस्त्र हो, उसको हराने के लिए या तो वही या उससे ज्यादा बेहतर शस्त्र आपको संभालने होते हैं। आज के समय में स्वामी रामदेव जी ने इस काम को किया है। तकनीक का अच्छा बेहतर इस्तेमाल आर्य समाज के हित में वो कर सके हैं, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन सब मिलकर के जब करेंगे, पूरा आर्य समाज उन शस्त्रों को हाथ में लेकर के, सोशल मीडिया पर आप कहाँ हैं, जरा सोचने की बात है। बस एक बात कहूं और समाप्त कर दूं। अब से कई दशक पहले जब डॉक्टर राधाकृष्णन इस देश के राष्ट्रपति थे, तब आर्य समाज के कुछ लोगों का एक शिष्टमंडल, एक प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर राधाकृष्णन से मिलने के लिए गया। डॉक्टर राधाकृष्णन उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक चुभती हुई बात कही। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मित्रों, आप लोग कहाँ हो, आप लोग कहाँ हो? आपने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा। क्रेडिट आप खुद लेंगे आगे बढ़ करके तो कोई देगा, भीख में नहीं मिलेगा, ऐसे ही कोई नहीं दे देगा। क्रेडिट कोई आपको नहीं दे रहा। आप कहीं मीडिया में नहीं हो, आप न रेडियो पर हो, न प्रिंट मीडिया पर हो, तब टीवी और ये सोशल मीडिया नहीं था। आप क्यों नहीं अपने को इस तकनीक के युग में इस तरफ लाते? वो प्रश्न आज भी खड़ा हुआ है। आज वो तकनीक और ज़्यादा आगे बढ़ गई है और दुष्टों को और अपसंस्कृति फैलाने वालों के हाथ में पड़ गई है। खींच कर निकालिए उस शस्त्र को और उसका बढ़िया इस्तेमाल कीजिए। इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में तकनीक का प्रयोग हम सब तरफ देख रहे हैं और एक बड़े अच्छे स्तर पर इस आर्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ है और माननीय विनय आर्य जी ने कुछ नई योजनाएं भी हाथों में ली हुई है। आने वाला समय देखेगा कि अंधेरे को पराजित होना ही पड़ेगा, अंधेरे को पराजित होना ही पड़ेगा। प्रकाश जीतेगा, प्रकाश जीतेगा। रात उनकी ही सही, सुबह तुम्हारी होगी। अंधेरे पर उजाले की एक किरण, उजाले की एक किरण अंधेरे पर भारी होगी। रात उनकी ही सही, सुबह तुम्हारी होगी, सुबह तुम्हारी होगी। बहुत ही धन्यवाद इतने ऊंचे दिशाबोधक वक्तव्य के लिए। आपकी स्वागत में बजी तालियां नाकाफ़ी हैं। आचार्य डॉक्टर वागीश जी के वक्तव्य के हिसाब से तालियां आपकी तरफ से आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बाधा को अवरुद्ध किए बिना मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, उसके पहले हमारे बीच में 2 आर्य नेता जो आज संवैधानिक पदों पर आसीन हैं, श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी, गवर्नर हिमाचल प्रदेश, और समादरणीय श्री गंगा प्रसाद जी, राज्यपाल सिक्किम, वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं।
दोनों ही राज्यपाल महानुभावों का आर्य समाज क्षेत्र में कार्य करने का बहुत लंबा इतिहास रहा है, बहुत लंबा कार्य किया है। श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी जन्म से आर्य समाज के कार्य में संलग्न हैं, गुरुकुल के आचार्य रहे और उनकी सेवाओं को, उनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें उस पद पर प्रतिष्ठित किया जहां पहुंचना एक बहुत बड़े तप के बाद संभव हो पाता है। हम दोनों ही राज्यपाल महानुभावों का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस बीच में मैं समझ नहीं पा रहा, शब्द मेरे पास बहुत हैं पर मेरी जिह्वा से वो कैसे निकालूं तो अशिष्टता दिखाई पड़ती है, न निकालूं तो परेशानी महसूस करता हूँ। बहुत सारे हमारे आमंत्रित जो अतिथिगण हैं जिनको हमने पत्रक में साथ दे करके बुलाया है, उनके बैठने के लिए पिछली पंक्ति में स्थान नहीं बचा है। जो लोग स्थान खाली करके अपना बड़प्पन प्रदर्शित कर सकते हैं, मैं उनके लिए आग्रहपूर्वक उनसे आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, कृपया वो आमंत्रित महानुभावों के लिए यदि स्थान खाली कर सकें तो बड़ी कृपा होगी। आप सब यहाँ चल करके आए हैं, आपका हर कदम हमारे सर माथे है, हर कदम के प्रति हम नतमस्तक हैं। लेकिन जो अतिथि महानुभाव जिन्हें आमंत्रित किया गया है, यदि उन्हें स्थान न मिले तो ये भी हमारी तरफ से एक अशिष्टता होगी। मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, जो लोग पिछली पंक्ति में बैठ गए हैं, यदि वो स्थान थोड़ा सा बना सकते हैं तो आमंत्रित महानुभावों के लिए स्थान अवश्य बना लें। बिना व्यवधान किए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विनय जी को, जो बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान हैं, आर्य समाज के उदीयमान विद्वान हैं और बड़ी ऊर्जा के साथ आर्य समाज का कार्य करते हैं, डॉक्टर विनय जी। और क्योंकि आचार्य वागीश जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, मुझे ये लगता है आने वाले सभी वक्ता ऋषियों की सूत्र शैली का जरूर अनुवर्तन करेंगे। डॉक्टर विनय जी। ओम पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसुष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान हमारे सभी के सम्माननीय आदरणीय महाशय धर्मपाल जी मंच पर पधार रहे हैं। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के स्वागताध्यक्ष महाशय धर्मपाल जी का करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे हम लोग। हमारे बीच में विराजमान श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर देवव्रत जी, सम्मानीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, सम्मानीय राज्यपाल सिक्किम आदरणीय माननीय श्री गंगा प्रसाद जी, और अभी अभी हमारे बीच पहुँचे असम के राज्यपाल आदरणीय श्री जगदीश मुखी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी रामदेव जी महाराज भी हमारे बीच पधार गए हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी महाराज जो हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सारदृशी कार्यप्रतिनिधि सभा के प्रधान आदरणीय सुरेश चंद्र आर्य जी स्वागत कर रहे हैं पूज्यपाद स्वामी जी का। श्री प्रकाश आर्य जी महामंत्री साधु सभा, श्री विनय आर्य जी हमारे उपमंत्री साधु सभा, डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी, सुदर्शन शर्मा जी प्रधान प्रतिनिधि सभा पंजाब, सभी स्वागत कर रहे हैं पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमारा मंच संवैधानिक, सांस्कृतिक, योग, धार्मिक इन सभी प्रवृत्तियों से
जो शिखर पर विभूतियां हैं उनसे विभूषित है और इस विभूषित मंच का हम स्वागत और सम्मान करते हुए एक बार करतल ध्वनि से सभी आर्यजन इस मंच पर विराजमान विभूतियों का स्वागत करेंगे। हाँ जी, कैमरामैन जरा थोड़ा सा आगे से हट जाएंगे। जहाँ एक और योग और यज्ञ की दुंदुभी विश्व में पहुँचाने वाले पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी महाराज हमारे बीच हैं, जहाँ एक और आर्य श्रेष्ठी भामाशाह महाशय धर्मपाल जी हमारे बीच हैं, जहाँ एक और संवैधानिक पद राज्यपाल पद को संभाले हुए आर्य नेतृत्व तीन महामहिम राज्यपाल हमारे बीच हैं, जहाँ एक और सन्यासी वृंद जो देश के कोने कोने में आर्य संस्कृति और धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं वो हमारे बीच में है। मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और मैं अभी प्रेस और मीडिया के लोगों से अनुरोध करूँगा कृपया मंच को थोड़ा रिक्त कर देंगे और जो मुझे आदेश हुआ है अब मैं आदरणीय भ्राता डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी के आदेश को पालन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। हाँ जी, आज का जो हमारा विषय है इस सम्मेलन का सामाजिक सांस्कृतिक चेतना सम्मेलन। बंधुओं, अभी आचार्य जी ने जो एक विचारधारा आपके सामने प्रस्तुत की है कि पूरे समाज का ढांचा किस कारणों से किन कारणों से बिगड़ा है, उन सभी पर बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। मैं थोड़ी से बिंदु आपके बीच लाना चाह रहा हूँ। एकाकी संतान की जो विचारधारा हमारे बड़े समाज में, सुशिक्षित समाज में, धनी समाज में और विचारों पर आधारित चलने वाले समाज में आई है, उससे कितनी बड़ी हानि हमारे समाज की हो रही है। मैं अपने विषय को इस विषय पर केंद्रित करते हुए कि आज वर्तमान में दो प्रकार की विचारधारा काम कर रही है, अशिक्षित, असंपन्न और इस प्रकार के समाज की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और जो शिक्षित है, समाज से जुड़ा हुआ है, धार्मिक कार्यों को करता है, धर्म की ध्वजा को लेने वाला है, वहाँ पर हमारी संतानों की संख्या कम होती चली जा रही है। क्या आप लोग इस बात से परिचित हैं कि भारत की सेना में कमीशन्ड ऑफिसर जो बड़ी योग्यता के बाद लगते हैं वो 30,000 पद रिक्त हैं। क्यों रिक्त हैं? क्योंकि एकाकी संतान की प्रवृत्ति होने के कारण माता पिता का जो संतान के प्रति मोह है वो ये प्रेरणा नहीं देता कि वो उनकी संतान सेना में जाकर के देश की सीमाओं की सुरक्षा करे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे परिवार एकाकी संतान वाले हो गए हैं। दूसरा एक विषय एक और है कि डेमोग्राफिक परिवर्तन जो भारत के अंदर आ रहा है, क्या आप उस बारूद के ढेर को पहचान पा रहे हैं कि देश के कोने कोने में जब सर्वे किए जाते हैं, मैं किसी का नाम लेने वाला नहीं लेकिन ये बताने वाला हूं कि एक वर्ग की संख्या निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती चली जा रही है और ये आने वाले 2050 तक हमको ये अनुमान लगाए जाते हैं कि हिंदू अल्पसंख्यक भारत के अंदर हो जाएगा। ये किसके कारण हो रहा है? क्योंकि हमारी परिवार व्यवस्था ध्वस्त होने के लिए आज हमें इस मंच के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के प्रति भी विचार करना है जिन्होंने समलैंगिक संबंध और लिव इन रिलेशनशिप इन दोनों के विचारों को मान्यता प्रदान की, संवैधानिक मान्यता प्रदान की। उसके दुष्परिणाम आने वाले भारत में होंगे और परिणाम ये होगा कि संतान न होने की प्रवृत्ति जो एक पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी में आ रही है, वो बहुत बड़ी पीढ़ी इस बात को लेकर चलती है कि हम क्यों विवाह के जैसी संस्था में बंधें, क्यों हम परिवार बसाएं, क्यों हम संतान के पालन करें। और ऐसी परिस्थिति के कारण ये पूरे विश्व स्तर पर एक षड्यंत्र है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दो विषयों का निर्णय जो हुआ है वो वास्तव में इस मंच के माध्यम से हम प्रस्ताव भी पारित करेंगे कि ऐसा निर्णय हम उसको पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएं और आर्य समाज इस पीड़ा को उठाएगा। समलैंगिक संबंधों को मान्यता प्राप्त होना, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्राप्त होना और एक दूसरा संबंध और आपके बीच में आपको पता होगा कि जो हमारी पूरी की पूरी संस्कृति पर कुठाराघात है कि वैवाहिक संबंध होते हुए आप किसी रिलेशन में जाते हैं वो अपराध नहीं है। पति पत्नी, पति जाए या पत्नी जाए, ये दोनों ऐसे निर्णय हमारे समाज के सामने हैं। अपसंस्कृति का प्रारंभ किसी छोटे अनपढ़ समाज से नहीं होता। पढ़े लिखे, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, स्विट्जरलैंड की जो संख्या है, सबसे धनी देश होने के बावजूद सर्वाधिक आत्महत्या के आंकड़े स्विट्जरलैंड से आते हैं। क्या यह दिन दूर नहीं कि भारत का पढ़ा लिखा समाज भी आज हम जिन आंकड़ों को देखते हैं, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान में जहां पर बड़ी मुश्किल से प्रवेश होता है, वहां प्रतिवर्ष
सैकड़ों की संख्या में आत्महत्याएं हो जाती हैं, क्योंकि जीवन शैली को इस प्रकार का बनाया जा रहा है। हम केवल सुविधाओं को बाह्य साधनों के माध्यम से लेकर के चल रहे हैं और हमने संस्कारों को पीछे छोड़ दिया है। संस्कार कहां से मिलते हैं? संस्कृति से मिलते हैं। और संस्कृति किस पर आधारित है? संस्कृत पर आधारित है। मैं स्वामी रामदेव जी महाराज का इस बात के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जो गुरुकुलीय परंपरा निरंतर चल रही थी, उस गुरुकुलीय परंपरा को पतंजलि के माध्यम से देश के कोने कोने में गुरुकुलों का एक जाल बनाने का कार्य स्वामी जी महाराज ने चलाया है। और ये हमारे सामने बैठी हुई युवा पीढ़ी दिखाई दे रही है आपको, जिस पीढ़ी ने गुरुकुलीय संस्कृति को लेकर के संस्कार और संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया है। बंधुओं, आर्य समाज ने अपने दीपक जलाए गुरुकुलों के रूप में, आर्य समाज ने दीपक जलाए आर्य दल की शाखाओं के रूप में, आर्य समाज ने दीपक जलाए विद्वान सन्यासी उपदेशकों के रूप में, और उसी श्रृंखला से आज हम 143 वर्ष तक यहाँ पहुंचे हैं। ये सम्मेलन इस बात के लिए यहाँ है कि हम यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि हमारे क्षेत्र में यदि गुरुकुल नहीं है, हम गुरुकुल खोलना चाहते हैं, तो स्वामी जी ने जो कहा है कि भाई जिस क्षेत्र से गुरुकुल का प्रस्ताव आएगा, स्वामी जी महाराज उस गुरुकुल के लिए पोषित करने का पूरा संकल्प लेकर के बैठे हैं। आर्य समाज भी अपनी संस्थाओं के माध्यम से गुरुकुलों का पोषण करेगा, तब संस्कार बचेंगे। संस्कृत भाषा बचेगी तब संस्कार बचेंगे। सामाजिक चेतना कब बचेगी? जब संस्कृति के रखवाले बचेंगे। तो बंधुओं, मेरा यही निवेदन है कि हम आने वाले आर्य समाज की इकाइयों के लोग इस संकल्प को लेकर के जाएंगे कि जिस ज्वाला में ऋषि दयानंद की भट्टी में तपने वाले लोग तैयार होते थे, वो ज्वाला दोबारा जलेगी, पुनः जलेगी, गांव गांव नगर नगर से जलेगी। और सामाजिक चेतना का दायित्व तो हमारे और आपके ऊपर है। अगर समाज को बचाना है, आर्य समाज को श्रेष्ठ समाज बनाना है, आर्य समाज बनाना है, तो पूरे आर्य समाज को बनाने का संकल्प लेकर के हम जाएंगे और अपने कंधों पर इस भार को लेकर के जाएंगे कि किसी प्रकार से हम पीछे नहीं हटेंगे। इस निवेदन के साथ हमारे संकल्प आगे हों और हमारी सामाजिक चेतना संस्कृत के द्वारा बच सके, संस्कृति रक्षा के द्वारा बच सके, गुरुकुलों के द्वारा बच सके। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग इस पूरे सम्मेलन में पहुंचे हैं। हमारी सबकी परिश्रम मेहनत आपकी सबके मेहनत के साथ जुड़ेगी। धन्यवाद। ओम शम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय जी का। हमारे मध्य में आर्य समाज के सभी मूर्धन्य मनीषी, विद्वान, सन्यासी, नेतागण, आर्य श्रेष्ठी, उनका एक बहुत ही यूनिक संगम, इस समय अद्भुत संगम इस मंच पर विराजमान है। पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ साथ हमारे माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ विराजमान हैं। उन सभी की गरिमामयी उपस्थिति में आज यह सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना से युक्त, इसके विचारों से युक्त यह सम्मेलन आर्य समाज के भविष्य के आर्य समाज के लिए दिशाबोधक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, अब कार्यक्रम को हम बड़ी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। मंच पर जो लोग अतिरिक्त खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है, कृपया बैठ जाएं। जो साथी हमारे बाईं तरफ खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा पीछे की तरफ आ जाएं। बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं, 4-4, 6-6 स्क्रीन यहाँ पंडाल में हैं। आपको सारे मंच की गतिविधियाँ पूरी तरह से दिखाई पड़ेंगी। मैं अपने माननीय विद्वान वक्ताओं को आगे आमंत्रित करूं, उसके पहले इस सारे आयोजन को करने के पीछे का तर्क क्या है, प्रयास क्या है, कोशिश क्या है, क्या अब तक किया गया है। हमारे साथियों ने बहुत विपन्नता के साथ काम करते हुए भी, बहुत छोटे छोटे सहयोग के साथ काम करते हुए भी किस तरह से बड़े बड़े उद्देश्यों की तरफ कदम बढ़ाया है, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है। सारे देश देशांतर में आर्य समाज को एक यूनिट के रूप में खड़ा करने के लिए कोशिश की है। कितना डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, कितनी संस्थाओं का विकास हुआ है, उन संस्थाओं में कितने सहयोग का विकास हुआ है, इस सब का एक विहंगम परिचय लेकर के, क्योंकि यदि उन सब का परिचय आपके साथ नहीं होगा तो आपको आर्य समाज के बारे में जो एक उत्साह, जो एक विश्वास, जो एक आशा का संचार होना चाहिए, संभवतः नहीं होगा। इस सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की आयोजक टीम ने माननीय श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, भाई प्रकाश आर्य जी, भाई विनय आर्य जी, भाई धर्मपाल जी, श्री रामपाल आर्य जी, उमेद जी,
तमाम आर्य प्रतिनिधि सभाओं के माननीय प्रधानगण, माननीय सुदर्शन जी यहाँ बैठे हैं, और सभी प्रधानगण जो आर्य प्रतिनिधि सभाओं के माननीय प्रधान और मंत्री हैं, उनकी अंतरंग सभाएं हैं, उन सब ने कितना परिश्रम किया है, अहर्निश परिश्रम किया है। मेरे विचार से पूज्य स्वामी जी आज चक्कर लगा करके आ रहे हैं, और यदि स्वामी जी एक बार इनके लिए ताली बजा दे तो आप सब भी स्वामी जी का साथ दीजिए कि कितना बड़ा पुरुषार्थ इस सारे काम में हुआ है। इतना बड़ा पुरुषार्थ माननीय गवर्नर साहब ने पैदल चलकर इसका एक एक कोना देखा है, पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा है, और आते ही यहाँ कह रहे थे भाई तुमने तो चाला पाट दिया, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। इतना उत्साह पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिया है यहाँ पहुँच करके। मित्रों, उसके पीछे की दृष्टि क्या है, प्रयास क्या है, मैं भाई विनय जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। विनय जी आए और वैश्विक स्तर पर, सार्वदेशिक स्तर पर, भारत के स्तर पर आर्य समाज का क्या काम हो रहा है, क्या योजनाएं बनी हैं, उनका एक बहुत संक्षिप्त स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, हमारे माननीय अतिथिगणों के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बंधुओं, विश्व से अनेक देशों से पधारे सभी आर्यजनों, मंच पर उपस्थित माननीय सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, मान्य भाई प्रकाश आर्य जी, सभी सन्यासी वृंद, और हमारे बीच में आज उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज, आदरणीय श्रीमान जगदीश मुखी जी, गवर्नर आसाम, माननीय आचार्य डॉक्टर देवव्रत जी, गवर्नर हिमाचल प्रदेश, माननीय बाबू गंगा प्रसाद जी, गवर्नर सिक्किम, और माननीय श्रीमती संतोष मुंजाल जी, और हम सबके इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष महाशय धर्मपाल जी, उपस्थित आर्यजनों, मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपने कुछ बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आज सम्मेलन का द्वितीय दिवस है। कुछ समय पहले जब इस सम्मेलन का आगाज हुआ तो क्यों सम्मेलन किया जा रहा है? बंधुओं, आर्य समाज का सर परिचय हर व्यक्ति को हर प्रकार से होगा, लेकिन आर्य समाज के इतिहास से जितना परिचय हमें और दुनिया को होना चाहिए संभवतः नहीं है। मैं आर्य समाज को एक ऐसी संस्था के रूप में देखता हूं जिसने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखने का काम किया था, और नींव रखने का काम कैसे किया था केवल एक छोटे से एक दो उदाहरण से आपको बता देता हूं, जो उदाहरण सामान्य रूप पे दुनिया को मालूम नहीं होगा। स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, और स्वदेशी आंदोलन के समय कपड़े जलाए जा रहे थे, लेकिन आर्य समाज ने ये सोचा कि स्वदेशी आंदोलन क्या कपड़े जलाने से ठीक हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वदेशी आंदोलन को करने के लिए हमें अपना बैंक चाहिए। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। हमारे बीच में आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी उपस्थित हुए, मैं उनका स्वागत करता हूं इस स्थान पर, इस मंच पर। तो बंधुओं, एक बार ताली बजा करके आर्य समाज के इतिहास का स्वागत कीजिएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, अनेक उदाहरण देने का समय नहीं है। आर्य समाज लाहौर की अंतरंग सभा हुई। अंतरंग सभा में सोचा गया कि केवल कपड़े जलाने से स्वदेशी आंदोलन सफल नहीं होगा, हमें अपना बैंक चाहिए। बैंक बनाने की तैयारी हुई, और ये गर्व आर्य समाज को है कि भारतीय पूंजी का प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना आर्य समाज लाहौर की अंतरंग सभा द्वारा की गई। ये वो इतिहास है आर्य समाज का, जिसका एक छोटी सी वानगी बंधुओं मैंने आपके सामने रखी है। जब जाति प्रथा इतनी फैल गई थी, और जाति प्रथा के कारण हमारे भाई रूठ रूठ कर दुनिया में जा रहे थे, उनको घर वापसी लाने का जो काम आर्य समाज ने किया वो अद्भुत है। और वो अद्भुत काम क्या है? स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को पहला श्रेय जाता है कि उन्होंने दलित जातियों के लिए जमीन खरीद करके कमरे और मकान निशुल्क देकर के भारत भर में 12 आर्य नगर बनाए थे। सबसे पहले दलितों का उत्थान का यदि कार्य इस देश में आरंभ किया था बंधुओं, आर्य नगर बसाने का। दिल्ली का आर्य नगर, लखनऊ का आर्य नगर, सियालकोट का आर्य नगर, कानपुर का आर्य नगर, राजकोट का आर्य, इन सभी आर्य नगरों की स्थापना बंधुओं आर्य समाज ने की थी। और उससे भी बड़ा काम, ऊंचे के नाम के भी आगे आर्य, और जिन तथाकथित जातियों को हम निचली मान लेते हैं दुर्भाग्य से, उनके नाम के भी आगे आर्य लगाने की परंपरा ने ऊंच नीच की खाई को समाप्त किया था। यह था आर्य समाज का वो क्रांतिकारी इतिहास जिसको संभवतः आज भूल गई है। उत्तराखंड में, हिमाचल में जब लोग आर्य देखते हैं, उनको इतिहास की जानकारी होगी कि यह क्रांतिकारी कदम आर्य समाज ने उठाया था। बंधुओं, वर्तमान की जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, उस परिस्थिति में जो चुनौतियां इस देश के सामने हैं, उन चुनौतियों का कुछ जिक्र माननीय डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी ने किया।
आर्य समाज प्रतिक्रियावादी संस्था रही है, इस बात का जिक्र मैंने कल किया था। महर्षि दयानंद ने देखा कि रानी इस देश को अपना मान करके इस प्रजा को अपनी प्रजा मान रही है, इसलिए तत्काल एक वाक्य लिख दिया, कोई कितना भी करे। जब रानी ने घोषणा की कि ये राज्य मेरा है और प्रजा में तुम्हारी, तुम मेरी प्रजा हो, इसलिए तुम्हारा लालन पोषण मैं माँ के समान करूंगी। अगर उस वाक्य को इस देश के लोगों ने स्वीकार कर लिया होता, ये देश आजाद ना होता। यदि महर्षि दयानंद की प्रतिक्रिया ना होती, कोई कितना भी करे, ये शब्द जोड़िएगा, कोई कितना भी करे, महारानी के शब्दों पे कहा गया था। बंधुओं, आज ये देश जिस हालात से गुजर रहा है, जिस प्रकार से जातिवाद की लहरें राजनीति की मजबूरी बन चुकी हैं, जिस प्रकार से एक बच्चे की परंपरा, एक बालक की परंपरा हमारे परिवारों का अंग बन बन करके हमें कहां से कहां ले जाने की तैयारी कर चुकी है, ऐसे समय में यदि आर्य समाज ने इस तरह के आंदोलन और इस तरह के आयोजन करके इन मुद्दों को जन सामान्य का मुद्दा ना बनाया, समझ लीजिएगा महर्षि दयानंद ने जो हमें जिम्मेदारी दी थी इस वेदों की ओर चल करके इस सारे संसार को वेदों की ओर चलाने की, उस जिम्मेदारी से हम पीछे रह जाएंगे। और ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर के ही सारे महासम्मेलन की आरंभिक तैयारियां की गई थी। बंधुओं, आज हमारे बीच में हमारे राज्यपाल महोदय और स्वामी रामदेव जी महाराज उपस्थित हैं। एक बार हमारे सामने एक चर्चा आ गई। चर्चा क्या थी? भाई विनय जी, आप देखें, एक राम कहीं पर हैं, एक राम किसी जेल में हैं, एक राम किसी जेल में हैं, और नाम की बारी आते आते राम, आप समझते हैं क्या उसके अगला शब्द होगा? मैंने कहा सुन लीजिएगा, आर्य समाज का 144 वर्षों का इतिहास ये कहता है कि आर्य समाज ने धार्मिक रूप से कभी किसी दुनिया में किसी व्यक्ति को धोखा देने का काम नहीं किया, धार्मिक भ्रष्टाचार फैलाने का काम नहीं किया, अंधविश्वास फैलाने का काम नहीं किया, अंधविश्वास से निकालने का काम किया था तो आर्य समाज ने किया था। जो वो राम जिनकी आप चर्चा कर रहे हो अंदर हैं, स्वामी रामदेव जी महाराज स्वामी दयानंद के राम हैं, वेद के राम हैं, आर्य समाज के राम हैं। इनके ऊपर जीवन भर इस प्रकार की कोई चीज आ नहीं सकती, इस बात का हम पूरा विश्वास कहते हैं। यही आर्य समाज की, यही ऋषि दयानंद की, यही वेद की कृपा और यही गुरुकुलों की कृपा का परिणाम है। बंधुओं, मैं समझता हूं इस सम्मेलन में जिन नई योजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं उनका मैं बहुत संक्षिप्तीकरण आप सभी के बीच में रखता हूं। स्वामी जी महाराज, उपस्थित भद्र पुरुषों, आज हमारे बीच में महाशय जी उपस्थित हैं। उन्होंने एक संकल्प लिया कि आर्य समाज का ऐसा केंद्र होना चाहिए जहां पे हजारों महानुभावों को ट्रेनिंग दी जा सके, और वो शीघ्र संकल्प 150 करोड़ की लागत से पंचकुला में आरंभ होने जा रहा है। इसकी आज हम औपचारिक रूप से यहाँ पर घोषणा करते हैं कि वो आरंभ होने जा रहा है। जब आरंभ होगा हम सब लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। बंधुओं, हमने आर्य समाज की ओर से एक योजना बनाई, क्या कि आर्य समाज का जहाँ तक विस्तार हुआ क्या वहाँ तक रहने दिया जाए? संभव नहीं, इसका और विस्तार करना पड़ेगा। पहले चरण में भारत को लिया गया और भारत के जिन जिन क्षेत्रों में आर्य समाज नहीं है, गोवा में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, लद्दाख में, केरल में, तमिलनाडु में और नागालैंड आदि सभी क्षेत्रों के अंदर आर्य समाज के बड़े बड़े केंद्रों का न केवल निर्माण होना है अपितु अनेक केंद्रों का निर्माण हो चुका। एक बार मैं समझता हूं शारदीय शिक्षा सभा के अधिकारी और आदरणीय महाशय धर्मपाल जी के लिए हम इस विशेष कार्य के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन करें। दूसरी, भारत की प्रशासनिक सेवाओं में और भारत की अन्य उच्च सेवाओं में आपकी विचारधारा के महानुभाव आगे बढ़ सकें और उन लोगों को उसके जाने का, वहां तक पहुंचने का अवसर मिल सके, इसके लिए एक ऐसे प्रतिभा विकास केंद्र की स्थापना की गई है जिसमें आने वाले वर्षों में 300 नौजवानों को निःशुल्क, एक एक नौजवान पे 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए व्यय होगा, लेकिन पूरी तरह से वो ट्रेनिंग निःशुल्क होगी। खाना पीना रहना और वो भी व्यवस्था आज से शुरू कर दी जा चुकी है और पहले चरण में 12 बच्चों को उसमें दाखिला दिया जा चुका है जो कि भारत की प्रशासनिक न्यायिक सेवाओं में जाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अपने जीवन के साधन का अभाव है। क्यों अभिजात्य वर्ग के लिए ये केवल शेष रह जाए? एक गरीब आदमी जो किसान का बेटा है वो भी उन प्रशासनिक सेवाओं में साधन के अभाव में जाने से रह ना जाए, ये आर्य समाज का दायित्व था। कभी इसने गुरुकुलों के माध्यम से पूरा किया था, कभी डीएवी स्कूलों के माध्यम से पूरा किया था, अब ऐसे बड़े केंद्रों के माध्यम से इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। आईटी की जहां तक बात है बंधुओं, आईटी के क्षेत्र में आर्य समाज ने जो जो कार्य किए वो लगभग परिलक्षित आपको होते हैं। समय समय पर उसकी जानकारी आपको इस सम्मेलन से मिलेगी। अगला चरण, हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, ये बालक दक्षिण अफ्रीकी मूल के हैं। हमारा प्रयास ये है,
सार्वदेशिक सभा का प्रयास ये है, भारत से अतिरिक्त दुनिया के 32 देशों में इस समय आर्य समाज विद्यमान है, लेकिन उन आर्य समाज मंदिरों में जाने वाले जो आर्य महानुभाव हैं उनका मूल भारतीय मूल है। हमारा अब अगले चरण में प्रयास है कि भारतीय मूल के अतिरिक्त चाइनीज मूल के लोग, अंग्रेजी मूल के लोग और अफ्रीकी मूल के लोग, 3 बड़ी अभिजातीय जातियां हैं इस समय दुनिया में। इन तीनों ही जातियों के मूल के लोगों में जाकर के हमें वैदिक धर्म का दुंदुभी बजानी पड़ेगी, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, और उसकी तैयारी दक्षिण अफ्रीका के इन बच्चों के स्कूल के माध्यम से जो चल रही वो आप देखेंगे। एक बार इन बैठे हुए बच्चों के लिए आप करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन करें। ये आपके सामने 5 मिनट का यज्ञ का कार्यक्रम रखेंगे। आप स्वयं देखेंगे किस प्रकार से इन बच्चों ने यज्ञ को सीखा, गायत्री मंत्र को सीखा, और अब आगे वेद की दुंदुभी बजाने के लिए इनमें से पुरोहित बनाने का केंद्र दक्षिण अफ्रीका में खोल दिया गया है। यही बच्चे पुरोहित बनकर के, विद्वान बनके आर्य समाज की वैदिक शाश्वत विचारधारा को दुनिया में फैलाने के दायित्व को अगले आने वाले समय में संभालेंगे। बंधुओं, आज हम ऋषिवर देव दयानंद का स्मरण करते हैं, जिन्होंने हमें इस ज्योति का आह्वान किया था। उस ज्योति को अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकें, इसी हेतु इस सम्मेलन में 28 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आज उपस्थित हैं। ये पहला अवसर है जब बाहर के प्रतिनिधियों की संख्या स्वामी जी 3000 से अधिक है। 3000 की संख्या इस समय हमारे यहाँ पर मौजूद है। एक बार मैं उन सभी विदेश से आए हुए महानुभावों के लिए ताली चाहूँगा जो उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं करके, कहाँ सूरीनाम, कहाँ फिजी, कहाँ न्यूजीलैंड, कहाँ साउथ अफ्रीका, कहाँ मॉरिशस, अमेरिका, कनाडा, सारी दुनिया के देशों से यहाँ पर आकर के सम्मेलन की शोभा को बढ़ाया है। आदरणीय स्वामी जी महाराज, उपस्थित महानुभावों, आदरणीय जो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय उपस्थित हैं, हम ये चाहेंगे आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन आर्य समाज की इन सभी परियोजनाओं में, आर्य समाज की इन सभी कार्यों में, जिन कार्यों के माध्यम से हम वेद के कार्यों को आगे बढ़ा सकेंगे, उन कार्यों में हमें प्राप्त हो और उन कार्यों को हम आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ा सकें। इस हेतु आज हमने आपको निमंत्रित किया और आपने आज यहाँ पर आकर के अपनी उपस्थिति का, गरिमा में उपस्थिति हम सबको उपकृत किया है। मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में ये निवेदन करूँगा, आर्य समाज एक नई दिशा की ओर है। आर्य समाज को लोग कमज़ोर मान लेते थे, कहते थे आर्य समाज में अब क्या रह गया। कभी कभी ऐसे शब्द सुनने को मिल जाते थे, मन को कष्ट होता था। मन की इच्छा ये थी, सार्वदेशिक सभा के सभी अधिकारियों की इच्छा ये थी, आर्य समाज जितना है उतना दुनिया को दिख नहीं रहा। आर्य समाज आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है। ये निश्चित रूप से विश्वास मानिएगा। निचली इकाई से लेकर के ऊंची इकाई तक लेकर के हर जगह पर लोकतंत्र, उसके पश्चात भी 145 वर्षों से आर्य समाज निर्बाध रूप से आगे बढ़ने की ओर लगातार अग्रसर है और उसका परिणाम आज यहाँ पर आप लोग मिलकर के देख रहे हैं। एक बार सभी महानुभाव अपने लिए एक बार जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन करके इस समारोह को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आदरणीय भाई डॉक्टर राजेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा वे आएँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा जो महानुभाव आज हमें आह्वान करेंगे उनको एक एक मोती के रूप में आप अपने लेकर के साथ जाइएगा। इनका आह्वान हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा का कारण बनेगा। पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई विनय जी का। सारी दुनिया में, देश में आर्य प्रतिनिधि सभाएं क्या कर रही हैं उसका एक विहंगम दृष्टिपात भाई विनय जी ने किया है। आभार, धन्यवाद। हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत ही मृदुभाषी, तार्किक मति संपन्न और बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के धनी श्रीमान सुधांशु त्रिवेदी जी यहाँ विद्यमान हैं। हम सुधांशु त्रिवेदी जी का यहाँ पधारने पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा, दक्षिण अफ्रीका से आई हुई जो टीम है वह यज्ञ का एक प्रदर्शन आपके समक्ष करेगी। दक्षिण अफ्रीका से आई हुई टीम, और आप बहुत दत्तावधान होकर के, बहुत दत्तचित्त होकर के इस प्रदर्शन को देखें।
नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये समझता हूँ इतना संक्षिप्त यज्ञ का प्रदर्शन यहाँ की टीम ने किया है। साउथ अफ्रीका मूल के ये लोग हैं और आर्य समाज के लिए ये एक नई पहल है कि जिस देश में आर्य समाज पहुँचे वहाँ के स्थानीय लोग आर्य समाज के प्रति अनुराग रखें, वहाँ के स्थानीय लोग आर्य समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें, आर्य समाज के रिचुअल्स को, कर्मकांड को वो अपने तरह से आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी साउथ अफ्रीका से आए हुए साथियों का।